हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स के तहत जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसको कंप्लीट करने की भरसक कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है। हमारे पास 30 दिन का ही समय है और हम प्रयास करेंगे कि जितना संभव आप सभी भाई बहनों के लिए मैं कर पाऊँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन के तहत भारत के गवर्नर जनरल वायसरॉय की चर्चा कर रहे हैं, जिनमें अभी बंगाल के गवर्नर्स को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और जिसके तहत हमने रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के चर्चा कर लिया है और साथ में वारेन हेस्टिंग्स को लेकर के चर्चा कर लिया, कॉर्नवालिस को लेकर के चर्चा कर लिया, लॉर्ड विलीस्ली को भी चर्चा कर लिया है। आज हम पार्ट 3 के तहत हम लोग 2 और चर्चाएं करेंगे, जिनमें लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लेकर के चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का ईगल आईएएस द स्टडी जोन में मैं स्वागत करता हूं और हमारे साथ बराबर जुड़े रहिए। झारखंड से संबंधित क्लासेस यहाँ दी जाती है और नोटिफिकेशन जो भी झारखंड में आते हैं वो आपको हमारे माध्यम से पहुंचाया जाता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय काल है वो है 1813 से लेकर के 1823 तक के समय काल के दौरान प्रशासनिक सुधार के तहत 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल के दौरान जो प्रशासनिक सुधार किए गए तो उनमें 3 महत्वपूर्ण कार्य जाने जाते हैं और इनमें भूमि कर के जो सुधार हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि आपने कॉर्नवालिस के समय में देखा था कि जो भूमि कर परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल का जो परमानेंट सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है वो कॉर्नवालिस के समय में 1793 में देखने को मिला। ठीक उसी प्रकार के जो बंदोबस्ती है, भूमि कर की बंदोबस्ती है, वो हमें कब देखने को मिल रहा है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, थॉमस मुनरो जो कि मद्रास का गवर्नर था 1820 से लेकर 1827 के मध्य, उसके द्वारा क्या शुरू किया गया ना, मालवा, कोयम्बटूर, डिंडीगुल आदि क्षेत्रों में रैतवारी सिस्टम शुरू किया गया। ठीक है, रैतवारी बंदोबस्ती सिस्टम को क्या किया गया, शुरू किया गया, जिसके तहत कर व्यवस्था उपज का 1/3 भाग दिया जाता था और ये अंग्रेजी जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश काल के दौरान जो भारत में अंग्रेजी क्षेत्र थे उसके 51% भाग पर लागू किया गया। सबसे अधिक जो भाग है वो रैयतवारी का ही भाग था और रैयतवारी सिस्टम कहाँ लागू किया गया, तो मद्रास के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया, बंबई के क्षेत्र में लागू किया गया और असम के क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। तो रैयतवारी की शुरुआत किस प्रकार हुई, तो रैयतवारी की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग के काल में शुरू हुआ, थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, जो कि मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, चलिए, इसके तहत सीधा किसानों से ही क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था और बीच में जो बिचौलिए थे उन्हें हटा दिया गया। तो ये स्थायी जमींदारी प्रणाली से थोड़ा डिफरेंट था और इसमें ये प्रयास किया गया कि जमींदारी या जो बिचौलिए हैं उनको हटा करके सीधा रैयतवारों से अर्थात किसानों से क्या लिया जाए ना, उनके कुल उपज का 1/3 भाग को आधार मान करके लगान लिया जाए। चलिए, इस व्यवस्था को बंबई में किसके द्वारा लागू किया गया, तो इस व्यवस्था को बंबई में याद रखिएगा एलिफिस्टन जो कि बंबई के गवर्नर थे 1819 से लेकर 27 द्वारा लागू किया गया और जैसे कि मैंने आपको कहा असम के कुछ क्षेत्रों में भी इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के क्षेत्रों में इसे लागू किया गया और उसके बाद बंबई में एलिफिस्टन, गवर्नर एलिफिस्टन के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक इसी समय 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा मध्य प्रांत, यूपी, आगरा एवं पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में महलवाड़ी सिस्टम लागू कर दिया गया और ये महलवाड़ी सिस्टम पूरे संपूर्ण ब्रिटिश भारत का 30% था। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कॉर्नवालिस की परमानेंट सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट जो थी बंगाल की, वो 19% भाग पर लागू किया गया। ठीक उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास की रैयतवाड़ी सिस्टम कितने परसेंट पे लागू किया गया, तो 51% पे लागू किया गया और साथ में जो महलवाड़ी सिस्टम है वो कितने परसेंट में लागू किया गया, तो वो 30% पे लागू किया। तो सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था मद्रास, बंबई और
असम के क्षेत्रों में। तो याद रखना है इन चीज़ों को। दूसरा क्या है, तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा मध्य प्रांत आगरा के क्षेत्रों में क्या लागू कर दिया गया, महलवारी सिस्टम जो है लागू कर दिया गया, जिसके तहत संपूर्ण गांव को आधार मान करके टैक्स का कलेक्शन किया जाता था। चलिए, इसी दौरान 1822 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिससे रैयत के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया। ठीक है, और इसी दौरान 1822 में जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट भी पारित हुआ। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एंग्लो नेपाल वार, अर्थात हेस्टिंग्स के काल में सबसे महत्वपूर्ण थी कि आंग्ल नेपाल का युद्ध, और इसी के तहत जो है क्या लग गए ना, सीमाओं पर खंभे भी लग गए। तो एंग्लो नेपाल वार जो है 1814 से लेकर 16 तक हुआ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, एक तरफ तो हेस्टिंग्स था, दूसरी तरफ उन्होंने जनरल अक्टॉर्नली को जो है युद्ध में भेजा था, और उनके द्वारा 1815 में मालाओं के नगर अमर सिंह थापा को साथ क्या क्या युद्ध किया गया और मालाओं के नगर को प्राप्त किया। इसके बाद ही होती है सगोली की संधि, जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है। सगोली की संधि, जिसके तहत नेपाल के सीमा में क्या किया गया ना, बॉर्डर बनाए गए थे। इसके साथ साथ याद रखिएगा 1817 के आसपास सिक्किम के राजा चौग्याल के साथ भी जो एक समझौता किया गया था। तो इन दो संधि, एक तो सगोली की संधि, दूसरा हो गया चौगाल की संधि, इन दोनों संधि के तहत जो है नेपाल के साथ जो है बॉर्डर या सीमा का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था जेपीएससी में, इसलिए इस प्रश्न को मैंने हाईलाइट किया है, इस तथ्य को मैंने हाईलाइट किया कि जनरल अक्टॉर्नली ने 1815 में मालाओं के नगर अमर सिंह थापा से जो है मालाओं के नगर को प्राप्त किया था, और सगोली की संधि ये जो है पूछा गया था, याद रखिएगा जेपीएससी में। तो हो सकता है कि जेपीएससी सीडीपी में भी पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ है, दूसरी और है पिंडारी। ये पिंडारी क्या है, तो पिंडारी जो है याद रखिएगा, पिंडारी जो है बाजीराव प्रथम के समय से ही मराठे की ओर से क्या कर रहे थे, सेना में काम करते थे। बाद में पानीपत के युद्ध के बाद वो सिंधिया होलकर या निजाम के साथ जुड़ गए, और पिंडारी की तरह जो अब वे क्या कहलाने लगे ना, पिंडारी कहलाने लगे। तो इन पिंडारियों का भी दमन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा पिंडारियों का दमन किसके तहत किया गया, तो पिंडारियों का दमन किया गया, और पिंडारियों के जो महत्वपूर्ण 3 नेता थे, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां, ये 3 पिंडारियों के क्या माने जाते हैं, तो महत्वपूर्ण जो नेता थे, लीडर थे, वो माने जाते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है जेपीएससी में, 1817-18 तो करीम खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीम खां ने 1817 और 18 में आत्मसमर्पण कर दिया। वासिल ने जो है आत्महत्या कर लिया, और चीतू जो तीसरा शासक था, उसे आप ये कह सकते हैं कि जंगल में शेर ने खा लिया, तो चीतू को चीता ने खा लिया। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस प्रकार अध्ययन करते, जब पढ़ाई करते थे कि चीतू को चीता ने खा लिया, और वासिल मोहम्मद ने जो है आत्महत्या कर लिया, और करीम खान ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो 1817-18 तक जो है पिंडारियों का दमन किया गया, जो पहले क्या थे ना, बाजीराव प्रथम के काल से जो है मराठे में जुड़े थे, या मराठे के साथ वो काम करते थे, और बाद में वे सिंधिया होलकर और निजाम शाही के अंदर में चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखिए, जो पिंडारियों का दमन किया गया था, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स और थॉमस हिस्लॉप जो है, इन दोनों ने मिलकर के इनका दमन किया था। बाकी डिटेल्स जो है आप बुक को फॉलो करके देख सकते हैं। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1816 से लेकर 19 तक 3 वर्षों तक जो इसी के काल में हुआ, जिसके तहत नागपुर और पूना की संधि की गई, सिंधिया के साथ कानपुर की संधि की गई, कई ऐसे संधि की गई, और बाद में देखा गया जो मराठा संघ है उसको समाप्त कर दिया गया। तो हेस्टिंग्स जो है मराठा संघ को समाप्त करने में कामयाब हुए, अर्थात भोसले होलकर सिंधिया को अपने साथ जोड़ने में वे कामयाब हो गए, और मराठा संघ क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा गया कि पेशवा के साथ अंग्रेजों के कई बार युद्ध हुए, जिनमें किरकी के स्थान पर युद्ध हुआ, कोरेगांव के स्थान पर युद्ध हुआ, और अस्टी के स्थान पर भी युद्ध हुआ, और इन सभी स्थानों पर जो है पेशवा पराजित हुए, और उनका जो है वो क्या हो गया, अब अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो इस प्रकार जो है हेस्टिंग्स को मराठों के अधीन जो है पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई। पेशवा को जो है वे युद्ध में हराने में कामयाब हुए। साथ में जो मराठा संघ बना था, उसे बाजीराव के समय में जो मराठा संघ बना था, उसे भी समाप्त कर दिया।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 1817 में राम मोहन राय के प्रयास से अब देखते हैं कि शिक्षा जगत में कौन सा कार्य किया गया। तो यह सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए गए वो एक्चुअली में राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तो राम मोहन राय के प्रयास से डेविड हेयर और सर एडवर्ड हाइड के सहायता से जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये वो कार्य है जो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में स्थापित किया गया और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया गया। राम मोहन राय एवं जो है डेविड हेयर इन दोनों के प्रयास से एवं सर एडवर्ड हाइड के द्वारा आर्थिक सहायता के बाद ये कॉलेज खोला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद राजस्थान के राजपूतों से संधि करने के लिए 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा गया था। चार्ल्स मैटकॉफ को जो है वहाँ भेजा गया और मैटकॉफ जो है जोधपुर, उदयपुर साथ में जयपुर के साथ संधि करने में कामयाब हुआ। तो इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा एक तरफ नेपाल की सीमाओं को जो है अमर सिंह थापा के साथ मिलकर के वहाँ पर क्या गया नेपाल की सीमाएं बनाई गई। इसके काल के दौरान हमें देखने को क्या मिल रहा है, रैयतवारी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, महलवारी सिस्टम हमें देखने को मिला। बंगाल में जो है टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, पिंडारियों का दमन किया गया, पेशवा को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। राजस्थान के क्षेत्र में बड़े बड़े जो क्षेत्र थे देसी राजाओं के जोधपुर, उदयपुर और जयपुर से जो है चार्ल्स मैटकॉफ की सहायता से समझौता भी कर लिया। तो ये थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के दौरान किए गए कार्य। चलिए अब बात करेंगे विलियम बेंटिक की बात करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इन्हीं के समय में पारित हुआ और इसके साथ ही इन्हें जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चलिए तो बेंटिक के समय काल के दौरान जो है ब्रिटेन में जो है उदारवादी दल का शासक था जिसे हम लोग व्हिग पार्टी कहते हैं और उसके साथ साथ ब्रिटेन में भी जो है संसदीय सुधार देखने को मिला और उसी के इम्पैक्ट के कारण जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक भी आए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी भारत में कई सामाजिक सुधारों को जो है स्थान दिया। इसी समय जो है भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की रूपरेखा भी गढ़ी गई, जिसके प्रणेता कौन थे? जिसके प्रणेता थे राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से सामाजिक सुधारों की नींव रखी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक को लेकर के। 1828 से लेकर 33 ये बंगाल के गवर्नर के तौर पर और बाद में वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बन गए? जब 1833 का चार्टर एक्ट बना। तो यहाँ दोनों चीज़ें मैंने जो है इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो बेंटिक एक उदारवादी होने के कारण भारत में उसने सामाजिक सुधारों की नींव रखी। ठीक है, उसके बाद भारत में इस समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, जिसके प्रणेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया था। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के सुधारक में सबसे पहले आते हैं। तो उनके द्वारा जो शुरू किया गया इसका असर भी जो है बेंटिक पर पड़ा और इसी का परिणाम था कि दिसंबर 1829 में नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा को क्या कर दिया गया ना? अवैध घोषित कर दिया और विधवाओं को जलाना मना कर दिया गया। चलिए उसके बाद एक शब्द आता है फसीगर। फसीगर क्या है? एक तरह का इन्हें ठग माना जाता है जो कि अवध, हैदराबाद और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए थे। इनके द्वारा जो है आम व्यक्तियों को लूट लिया जाता था। तो कर्नल सलीमन को भेजा गया था, नियुक्त किया गया था इनको समाप्त करने के लिए और कर्नल सलीमन ने जो है इनको जो है समाप्त कर दिया था। 1837 तक सारे ठग जो है वो हटा दिए गए थे या दमन कर दिए गए थे। तो ठगी को लेकर के भी जेपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और संपूर्ण पूरे भारत में जितने भी गवर्नरी थे उन सभी के अधिकार अब कहाँ आ गए? भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गए, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंतर्गत आ गए। और ये जो सपरिषद जनरल है अब इसी के द्वारा संपूर्ण भारत में क्या बनाया जाएगा? कानून बनाया जाएगा, अर्थात प्रशासनिक और वित्तीय दोनों अधिकार
अधिकार जो है कहाँ आ गया ना, बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात लॉर्ड बेंटिक के ऑफिस में आ गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट से ये सुधार हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नर जनरल परिषद में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया जिसे विधि सदस्य कहते हैं, और लॉर्ड मेकाले जो है पहला विधि सदस्य बने, और इसके साथ लॉ कमीशन बनाया गया, अर्थात भारत में जो कानून है कानूनों को संविधाबद्ध करने के लिए जो है क्या बनाया गया ना, लॉ कमीशन स्थापित कर दिया। तो मेकाले बाद में आपने देखा कि मेकाले जो है क्या बने ना, शिक्षा आंग्ल प्राच्य विवाद में जो है उन्हें लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 के चार्टर में एक धारा बहुत ही चर्चा में रहा, कौन सा, ये याद रखिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में धारा 87 के तहत सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव बंद कर दिया गया, अर्थात भारत या यूरोपियन, ये भेदभाव को कम करने का जो है प्रयास किया गया। तो धारा 87 में क्या था उसे मैंने यहाँ पे समअप करने का प्रयास किया है। ये देखिए धारा 87, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वंश अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी की सेवा में लेने से अयोग्य नहीं माना जाएगा, अर्थात कंपनी के किसी पद पर वो आ सकते हैं। तो 1833 में भले हो या ना हो, लेकिन चार्टर एक्ट में ये डालना कि अब भारत और यूरोपियंस में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी एक भारत की बहुत बड़ी जीत माना जा सकता है। और चूंकि बेंटिक खुद से ही क्या थे, उदारवादी थे, और उनका इफेक्ट उनके साथ लॉर्ड मेकाले जुड़ा हुआ था। लॉर्ड मेकाले का इफेक्ट जो है चार्टर एक्ट पर था, और उसी सुधार के अंतर्गत अर्थात व्हिग पार्टी के सुधार के अंतर्गत जो है भारत में एक बहुत बड़ा सुधार हमें देखने को मिला। लगातार आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सामाजिक सुधार हुआ, ठगी का अंत हुआ, सती प्रथा बंद हुए, उसके साथ साथ जो है अब जो है भेदभाव, सर्विस में जो भेदभाव थे उसे भी कम करने का बहुत संभव प्रयास किया, चाहे वो वास्तव में हो ना हो, लेकिन चार्टर एक्ट में तो आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि 1835 में आंग्ल प्राच्य विवाद, तो लोक शिक्षा समिति में 10 सदस्य थे, 5 इधर 5 उधर बट गए थे, और एक तरफ जो है क्या थे ना, प्रिंसेप बंधु थे, और जिनके द्वारा आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है। तो प्राचीन विद्या को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन राजा राममोहन राय जैसे ऐसे भी व्यक्ति थे जो ये चाहते थे कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू हो, और इसके तहत ही जो है ये जब झमेला बढ़ते गया तो लॉर्ड मेकाले को क्या कर दिया गया, लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, और उन्होंने भी अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया। इस प्रकार 1835 में मेकाले के द्वारा जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया गया, और आंग्ल प्राच्य विवाद जो है क्या हो गया ना, समाप्त हो गया। अंग्रेजी भाषा से ही अब सारे कुछ कार्य होने लगे, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया शिक्षा का। इसी समय एक युक्ति जो है काफ़ी फेमस आता है, जेपीएससी में पूछा था, यूपीएससी में भी। यूरोप में एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय का एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य से क्या है, मूल्यवान है। ये मेकाले ने कहा था कि क्या कहा था ना, यूरोप का एक अच्छा जो पुस्तकालय है वो क्या है ना, जो अलमारी है वो भारत और अरब के से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो जो भी हो, उस समय वे क्या थे, शक्तिशाली थे, तो उन्होंने इस तरह की बातें रखी और अंग्रेजी को ही क्या बनाया, शिक्षा का माध्यम बनाया। हमारे भारत के उस समय जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे वो भी यही चाहते थे कि हम जो है अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, जिससे हमारा यहाँ का जो सोसाइटी है वो उनके बराबरी स्तर पर आ सके। चलिए, तो एक तो हो गया। दूसरी ओर 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी गई थी, किसके द्वारा, बेंटिक के द्वारा। तो बेंटिक ने कई काम किए, शिक्षा जगत में भी जो है बराबरी लाने का प्रयास किया, सर्विस में भी जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बराबरी का प्रयास हुआ, लॉ कमीशंस भी बनाए गए, है ना। तो कई सुधार जो है हमें देखने को मिल रहा है, किसके दौरान किए गए, तो ये जो है बेंटिक के समय में किए गए। साथ में जो न्याय के क्षेत्र में क्या, जो सर्किट कोर्ट्स बनाए गए थे कार्नवालिस के समय में, उसे जो है बंद कर दिया गया। काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने उसे बंद कर दिया। और फारसी भाषा का जो प्रयोग किया जाता था, अब उसके स्थान पर जिस क्षेत्र में जो कोर्ट है वहाँ का जो भाषा है वो इस्तेमाल करने के लिए, और अंग्रेजी को जो है क्या किया गया ना, आगे बढ़ाया, अंग्रेजी को भी प्रोत्साहित किया गया, अर्थात अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो है बेंटिक के द्वारा किया गया। तो ऐसे ही याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड हम लोग ने क्या देखा, विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर आए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत।
तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जेपीएससी सीडीपीओ की क्लासेस बराबर आप सभी के लिए दी जा रही है और आई होप जो है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और झारखंड के विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।